जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। ये प्राचीन भारत का नेक्स्ट अध्याय है जिसका नाम है गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। इससे पीछे वाले वीडियो में मौर्योत्तर युग का वीडियो में लाया था जो पूरा करवा चुका हूँ। यदि नहीं देखें तो उसे जाकर देखें और वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये अध्यायवार मैं ला रहा हूँ, चैप्टर वाइज प्रश्नों का सिलसिला में ला रहा हूँ। इसी प्रकार भारतीय संविधान से अध्यायवार प्रश्नों का सिलसिला का पूरी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाकर उसे भी देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग कर दूंगा। और प्राचीन भारत का भी 9 वीडियो बना चुका हूँ, ये 10th है, उसे भी देख लें। तो चले गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल का जो भी प्रश्न पूछे गए हैं पीसीएस एग्जामों में उसे मैं कवर करने का कोशिश करूंगा। तो इसके साथ ही फर्स्ट प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया था। तो गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था, यह हमसे प्रश्न पूछा है। तो गुप्त वंश ने ए में कहा था 319 से 500 ईस्वी के, 319 से 324 ईस्वी, 325 से 375 ईस्वी, 566 से 597 ईस्वी। किस अवधि में इनका शासनकाल था गुप्तों का, गुप्त वंश का? तो वैसे ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। श्री गुप्त जब गुप्त वंश की स्थापना किए थे उस टाइम 275 ईस्वी था। 275 ईस्वी से 500 ईस्वी तक गुप्तों ने शासन किया था। परंतु गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली राजा चंद्रगुप्त फर्स्ट था, इसलिए वहीं से गुप्त वंश की वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसलिए करके ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। 319 से 500 ईस्वी तक, 319 से 500 ईस्वी तक गुप्त वंश का शासनकाल था। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर। 2 में कहा जा रहा है निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का समापन किया था? 4 अश्वमेध यज्ञों का समापन किया था, कौन वो शासक था? तो 4 अश्वमेध यज्ञ करने वाला शासक कौन था? वो प्रवरसेन थे। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। प्रवरसेन जो बकाटक शासक था, बकाटक वंश के शासक थे प्रवरसेन प्रथम। उन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किए थे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर। 3 में कहा जा रहा है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये काफी आसान प्रश्न है और काफी ज्यादा और पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसने कहा था? यदि ये प्रश्न पूछते थोड़ा सा ये प्रश्न लेवल का प्रश्न बन जाएगा। तो यदि आपसे पूछे कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा था, तो विसेंट स्मिथ थे, इतिहासकार विसेंट स्मिथ। विसेंट स्मिथ इतिहासकार थे। इन्होंने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों से प्रसन्न होकर भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दिए थे विसेंट स्मिथ ने। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर। 4 में कहा जा रहा प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो अभी जस्ट बताया, ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 में फिर से कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा को एक अन्य नाम देवगुप्त है? देवगुप्त कौन वो राजा था जिनका एक अन्य नाम देवगुप्त है? तो 4 ऑप्शन में समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय को या विक्रमादित्य को देवगुप्त कहा जाता है। इनका और भी अन्य नाम है, एक तो विक्रमादित्य है और देवगुप्त, या उनके अन्य नाम में और हो गए देवराज या देवर्षि भी कहा जाता है। किन्हें? चंद्रगुप्त द्वितीय को। जो और भी उपनाम है या और भी उपाधियां हैं, देवगुप्त, देवराज, देवर्षि और विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह था, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला गुप्त शासक कौन था? तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला ऑप्शन नंबर सी
सही आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय था, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य जिन्हें कहते हैं, उन्हें परम भागवत की उपाधि धारण की थी, विक्रमादित्य। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर। 7 में कहा जा रहा है परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, इलाहाबाद के स्तंभ अभिलेख में निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो इलाहाबाद का स्तंभ अभिलेख में किसका वर्णन दिया हुआ है, सो कहा गया है? तो देखिए इलाहाबाद का स्तंभ अभिलेख है, जो कौन सा अभिलेख है, वो किसने बनवाया था? तो इलाहाबाद के स्तंभ अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति है, और प्रयाग प्रशस्ति में वर्णन समुद्रगुप्त का भी मिलता है और अशोक का भी मिलता है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी एंड डी दोनों होगा। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त, अशोक, अकबर और जहांगीर के बारे में भी वर्णन मिलता है, और इसे इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख भी कहा जाता है। इलाहाबाद के जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है उसे अशोक स्तंभ अभिलेख भी कहा जाता है। और समुद्रगुप्त का कार्यकाल क्या था? यदि आपसे पूछे समुद्रगुप्त का कार्यकाल क्या था, तो इनका कार्यकाल 335 से 375 ईस्वी तक था समुद्रगुप्त का कार्यकाल। तो इसका आंसर क्या होगा? सी एंड डी दोनों होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर। 9 में कहा जा रहा है इलाहाबाद के अशोक स्तंभ किसके शासनकाल के बारे में सूचना प्रदान करता है? किसके शासनकाल के बारे में सूचना प्रदान करता है इलाहाबाद का अशोक स्तंभ? तो इलाहाबाद का अशोक स्तंभ, जिसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं, वो समुद्रगुप्त के शासनकाल के बारे में सूचना प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर। 10 नंबर में कहा जा रहा है प्रथम प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देती है? जो प्रयाग प्रशस्ति है, जिसे इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख भी कहा जाता है, वो किसके सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देती है? तो ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देती है इलाहाबाद के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 की ओर। 11 में कहा जा रहा है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में या इलाहाबाद के अशोक स्तंभ में कौशल के शासक का क्या नाम था? वो कौन शासक थे जिनका नाम इलाहाबाद के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मिलता है? तो कौशल के राजा कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, महेंद्र थे कौशल के राजा। कौशल के राजा महेंद्र थे। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 की ओर। 12 में कहा समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले अभिलेख में किसका लेख मिलता है? तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जहांगीर के बारे में भी मिलता है। जहांगीर का लेख मिलता है इसमें। अकबर के बारे में मिलता है, समुद्रगुप्त के बारे में मिलता है और अशोक के बारे में मिलता है इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति में। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। और इसको इसका जो इलाहाबाद के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखने वाला कौन था? हरिसेन था। हरिसेन इनके लेखक थे, हरिसेन। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर। और जहांगीर का एक लेख उसमें मिलता है, रानी का अभिलेख। इलाहाबाद के प्रयाग प्रशस्ति में एक जहांगीर के अभिलेख मिलता है, वो उस अभिलेख को कहा जाता है रानी का अभिलेख। और अशोक द्वारा कौशाम्बी में महापात्रों के संग भेद रोकने के लिए निर्देश भी खुदा हुआ है इलाहाबाद के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 की ओर। 13 में कहा जा रहा है कि पृथ्वी प्रथम वीर उपाधि थी। किसकी प्रथम वीर उपाधि थी? पृथ्वी व्या, इनको यह उपाधि दिया गया था। पृथ्वी व्या जो प्रथम उपाधि था वो कौन राजा को दिया गया था? 4 ऑप्शन है इसमें से, समुद्रगुप्त को, राजेंद्र प्रथम को, अमोघवर्ष को और गौतम पुत्र सतकर्णी को। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। समुद्रगुप्त को पृथ्वी व्या का प्रथम वीर उपाधि दिया गया था। समुद्रगुप्त ही ऐसे थे। इतिहासकार किन्होंने दिया था? इतिहासकार तेज राम शर्मा ने अपनी पुस्तक ए पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इंपीरियल गुप्ताज में उन्होंने समुद्रगुप्त को, गुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसके बाद उसने पृथ्वी व्यामा प्रतिष्ठा की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, इसका अर्थ क्या होता है? पृथ्वी व्यामा का अर्थ क्या होता है? तो ऐसा व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर कोई प्रतिद्वंदी न हो, पृथ्वी का प्रथम वीर व्यक्ति हो, इसका अर्थ यही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। समुद्रगुप्त को पृथ्वी व्यामा की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 की ओर। 14 में कहा जाता है हरिसेन
समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। सही है। हरिसेन, हरिसेन जो था समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था, बिल्कुल सही है। उसने उसे देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की थी। गलत। देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना हरिसेन ने नहीं की थी। ठीक है। विशाख दत्त ने की थी। इसकी रचना किसने की थी देवी चंद्रगुप्तम की? तो विशाख दत्त ने की थी। और हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। ये सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 और 3 सही है। कथन 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर डी में मेरा सही आंसर होगा, 1 और 3। आंसर नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 में मैचिंग है दोस्तों, तो मैच कर लिया जाए। थोड़ी सी लंबा क्वेश्चन है, छोटा करना ही होगा। दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश जब समुद्रगुप्त शासन कर रहे थे, तो उस समय दक्षिण भारत में कौन कौन राजा थे और उनका राज्य कौन कौन था, इसके बारे में हमसे पूछा गया है प्रश्न। तो इस एक तरफ है धनंजय, फर्स्ट में है धनंजय। तो धनंजय कहाँ के राजा थे? धनंजय कहाँ के राजा थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुस्तलपुर के राजा थे धनंजय। नीलराज, नीलराज कहाँ के थे? तो नीलराज थे अवमुक्त के राजा, नीलराज थे। उग्रसेन, उग्रसेन कहाँ के राजा थे? पलक्का के राजा थे उग्रसेन। और विष्णुगोपा कांची के राजा थे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा, इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। 3-1-4-2, 3-1-4-2। फिर से एक बार, धनंजय कुस्तलपुर के राजा थे, नीलराज अवमुक्त के राजा थे, उग्रसेन पलक्का के राजा थे और विष्णुगोपा कांची के राजा थे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 में कहा जा रहा है, दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद में प्रांगण में, कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत किस्म की लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? किसकी स्मृति में लौह स्तंभ बिठाया गया था? तो इसमें, तो उस स्मृति में किसी राजा का नाम नहीं है, केवल उसमें चंद्र लिखा हुआ है। इससे यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने की स्मृति में यह लौह स्तंभ स्थापित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय का माना जाता है, इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में ही बताया गया है। दिल्ली के जब महरौली नामक स्थान पर महरौली का लौह स्तंभ लेख कहा जाता है इसे। इसका नाम क्या है? महरौली का लौह स्तंभ अभिलेख। कुतुब मीनार में इनमें चंद्र नामक किसी राज्य की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। किनका? चंद्र नामक। और इसलिए इतिहासकारों ने इसे चंद्रगुप्त द्वितीय का वर्णन किया है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न, 17 में कहा जा रहा है, कौन सा राजवंश हूनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो हूनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित होने वाला कौन सा राजवंश था? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, गुप्त राजवंश था। गुप्तों के समय में हुनों के राजवंश का आक्रमण हुआ था, उससे काफी विचलित हुआ था गुप्त। और हुनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंद गुप्त के शासनकाल में हुआ था। स्कंद गुप्त के हाथों में बुरी तरह से परास्त हुआ था हुन शासकों ने। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 18 की ओर। 18 में कहा जा रहा है कि हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो हुनों ने भारत पर आक्रमण गुप्त शासकों में किस गुप्त शासक के समय में किया था? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। स्कंद गुप्त के शासन काल में उन्होंने भारत पर पहला आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 की ओर। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुनों पर विजय प्राप्त किया था? देखिए, दो आक्रमण, एक हो शक आक्रमण, शकों का आक्रमण, एक हुनों का आक्रमण। शकों का आक्रमण चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में शक आक्रमण होता है। ये ज्यादा कंफ्यूजन होता है क्वेश्चन। तो शक आक्रमण हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, लेकिन हून आक्रमण हुआ था स्कंद गुप्त के समय में। ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा शासक हुनों पर विजय प्राप्त करता था? तो स्कंद गुप्त था। स्कंद गुप्त था जो हुनों पर विजय प्राप्त करने वाला शासक था, हुनों को परास्त किया था बुरी तरह से। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 की ओर। 20 में कहा जा रहा है, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था वो कौन था? तो हुनों को पराजित किया था वो गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन नंबर सी स्कंद गुप्त था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 की ओर। इनमें से किस गुप्त शासक ने हुनों को पराजित किया था? स्कंद गुप्त ने। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 22 में, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंद गुप्त ने हुनों को पराजित किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। और ये थोड़ा सा जो प्रश्न है ना वो हार्ड हो गया। तो किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था?
वो तो पता हो गया कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था, लेकिन किस अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था? तो स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से, स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से यह पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। भीतरी स्तंभ लेख है कहाँ? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सैदरपुर तहसील में भीतरी नामक स्थान पर भीतरी स्तंभ लेख मिलता है। ठीक है, और इसमें पुष्यमित्र और हुनों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 23 की ओर। 23 में कहा जा रहा है गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण नहीं था? किस कारण से गुप्त साम्राज्य पतन हुआ? हुन आक्रमण के कारण सही है, प्रशासन का सामंतीय ढांचा के कारण यह भी सही है, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना और अरब आक्रमण, तो ये भी सही है। उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करने के कारण भी गुप्तों का क्या हुआ था? पतन होने का कारण है, जबकि अरब आक्रमण गुप्त के समय में नहीं हुआ था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। कौन कारण नहीं है? तो अरब आक्रमण। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 24 की ओर। शक विजेता किसे जाना जाता है? शक विजेता या सकारी भी कहा जाता है, उन्होंने एक सकारी का उपाधि धारण की थी। वो कौन से राजा थे? तो शक विजेता थे। किनके समय में हुआ था शकों का आक्रमण? तो ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में शकों का आक्रमण हुआ था और उन्होंने शकों को पूरी तरह परास्त किया था। इस कारण उन्हें एक शकों की उपाधि धारण सकारी कहा गया था, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य को। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। और शक के राजा, अंतिम राजा शासक रुद्रदामन ठड को चंद्रगुप्त द्वितीय ने उन्हें हराया था, परास्त कर दिया था। और पश्चिम भारत में शक सत्ता का उन्मूलन करने वाला शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। और इस तरह चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक उपाधि धारण की सकारी का, उन्होंने एक सकारी को उपाधि धारण की और शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के भी चलाए थे, चांदी के सिक्के भी चलाए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 25 की ओर। 25 में कहा जा रहा है रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। जस्ट हमने बताया रजत सिक्के यानी चांदी के सिक्के, चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य। विक्रमादित्य थे चंद्रगुप्त द्वितीय, उन्हीं को कहा जाता है, विक्रमादित्य भी उन्हीं को कहा जाता है। और रजत सिक्के जारी करने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय थे। और गुप्त काल में रजत सिक्के को, चांदी के सिक्कों को रुपयक कहा जाता था, रुपयक, रूपक या रुपयक कहा जाता था। याद करने का तरीका हमने क्या अपनाया है? रूचा। याद नहीं रहता है तो रुपयक को रूचा, रूचा। इससे क्या होगा? रू से रुपयक, च से चांदी, चांदी का। एक होता है सोना का, सोना को दिनार कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 26 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कुमारगुप्त, इसमें हमको मैच करना है और इसमें से कहा जा रहा है कौन सही नहीं है। कुमारगुप्त प्रथम मंदसौर अभिलेख सही है, पतिक तक्षशिला अभिलेख, पतिक तक्षशिला अभिलेख ये भी सही है, प्रभावती गुप्ता उदयगिरी गुहा अभिलेख, तो प्रभावती गुप्ता उदयगिरी गुहा अभिलेख ये गलत है, ये सही नहीं है। समुद्रगुप्त एरन अभिलेख, समुद्रगुप्त एरन अभिलेख ये सही है। तो प्रभावती गुप्ता जो है, उदयगिरी का कोई अभिलेख नहीं प्राप्त होता है प्रभावती गुप्ता का, तो ये गलत है। हमसे पूछा था कौन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। तो उदयगिरी गुहा अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था, जिसे विक्रमादित्य ने उदयगिरी गुहा अभिलेख के बारे में जानकारी मिलती है। उदयगिरी गुहा अभिलेख के किसके समय में हुआ था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें से सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सही है। कुमारगुप्त फर्स्ट का मंदसौर अभिलेख है, पतिक तक्षशिला अभिलेख और समुद्रगुप्त एरन अभिलेख। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 27 की ओर। 27 में कहा जा रहा है ईसा की तीसरी शताब्दी से जबकि हुन आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए थे। रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया था हुन आक्रमण के कारण, तो भारतीय व्यापारी किस पर अब अधिक से अधिक निर्भर कर रहे थे व्यापार के लिए? तो भारतीय व्यापारी थे दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार पर अधिक से अधिक निर्भर कर रहे थे। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 28 की ओर। 28 में कहा जा रहा है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक के पतन से संचालित होता था? तो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस एक से, उत्तर भारतीय व्यापार, पतन मीन्स बंदरगाह, कौन से बंदरगाह?
से हुआ करता था उत्तर भारतीय व्यापार। 4 बंदरगाह दिए हुए हैं, ताम्रलिप्ति, भड़ौच, कल्याण और कौम्बे। तो कौन से बंदरगाह से गुप्त काल का व्यापारिक संचालन हुआ करता था और उत्तर भारतीय व्यापार, उत्तर भारत में? तो 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, ताम्रलिप्त। ताम्रलिप्त बंदरगाह से, और ताम्रलिप्त बंदरगाह जो बंगाल में पड़ता है, ये भारतीय व्यापार के साथ काफी उत्तर भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण था। यदि वही आपसे पश्चिम भारत में भारतीय गुप्त काल के समय जो व्यापार हुआ करता था किस बंदरगाह से, तो वो भड़ौच था पश्चिम भारत में। पश्चिम भारत में भड़ौच था जो गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 29 की ओर। 29 में कहा जा रहा है, थोड़ा बड़ा प्रश्न है, इसे छोटा कर लेता हूं दोस्तों। तो 29 में कहा जा रहा है, दक्षिण में भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्रिक इतिहास के सबसे विश्वसनीय व्याख्याएं है हो सकती है? कौन सी सबसे अच्छी व्याख्याएं हो सकती है? तो ए में कहा जाए, प्राचीन काल तथा मध्य काल में भारत के पास दूसरों की तुलना में अति उत्तम पोत निर्माण तकनीक उपलब्ध थी। अति उत्तम पोत निर्माण उपलब्ध थी, ये गलत है। इस उद्देश्य के लिए दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारियों, ब्राह्मणों और पुजारियों और बौद्ध भिक्षुओं के साथ संरक्षण दिया। गलत है, ऐसा तो किया नहीं था। बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 30 की ओर। 30 में कहा जा रहा है, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्राचीन भारत में जो श्रेणी हुआ करते थे वो काफी भूमिका निभाए हैं, तो वो कौन सा उनके बारे में कथन सही है? प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। तो क्या ये सही कथन है? तो गलत कथन है ये सही नहीं है। और दो कथन है। कथन नंबर 2 देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है, श्रेणीहीन वेतन काम करने के नियम और काम करने के लिए नियम और भावकों और कीमतों को सुनिश्चित करता था। श्रेणी क्या करते थे, सही है। उसके बाद श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। श्रेणी मतलब क्या होता है? श्रेणी मतलब होता है एक ही तरह के काम करने वाले लोग एक समूह बना करके काम किया करते थे, उसे ही श्रेणी कहा जाता था। और उस समूह में एक प्रधान हुआ करते थे और वही उन्हें अपने सदस्यों का न्यायिक अधिकार उनके हाथ में ही हुआ करता था। वही उनको वेतन दिया करते थे काम करने के लिए और नियम बनाते थे। तो इसलिए श्रेणी का महत्वपूर्ण गुप्त वंश में या प्राचीन काल में काफी महत्वपूर्ण था। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 31 की ओर। 31 में कहा जा रहा है, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? तो गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में जो केंद्र स्थित थे वो किससे संबंधित थे, वो हमसे प्रश्न पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है, वस्त्र उत्पादन से संबंधित थे गुप्त काल में। और गुप्त काल में प्रमुख उद्योग क्या था? वस्त्र उत्पादन था। वस्त्र उत्पादन गुप्त काल का प्रमुख उद्योग हुआ करता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न के लिए चलते हैं, प्रश्न नंबर 32 की ओर। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था? तो उत्तर भारतीय व्यापार, अभी जस्ट हमने इसके बारे में पढ़ा, तो उत्तर भारतीय व्यापार किस बंदरगाह से संचालित हुआ करता था या किस पतन से संचालित हुआ करता था? तो ऑप्शन नंबर डी, ताम्रलिप्त बंदरगाह से। ताम्रलिप्त बंदरगाह से संचालित हुआ करता था उत्तर भारत में, जो बंगाल में पड़ता है। यदि आपसे पश्चिम भारत में जो भारतीय व्यापार संचालित हुआ करता था वो बंदरगाह था भरूच। वो कौन था? भरूच था। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 33 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषय रचना के लिए जाना जाता है? कौन वो था गुप्त काल में? गुप्त काल में आयुर्वेद की रचना के लिए जाना जाता था, वो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, सुश्रुत आयुर्वेदाचार्य थे जो गुप्त काल में
आयुर्वेदाचार्य के रूप में जाने जाते थे, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। सुश्रुत का और पाणिनि प्राचीन भारत में चरम परिणति चरक एवं सुश्रुत को ही मिलती है। आयुर्वेद एवं चिकित्सा के क्षेत्र में प्राचीन भारत में जो चरम परिणति मिलती है वो चरक एवं सुश्रुत को ही मिलती है। गुप्तकालीन सुश्रुत संहिता में चिकित्सा के ज्ञान एवं कार्य कुशलता के समान रूप से महत्व दिया गया है। तो गुप्त वंश के समय में कौन थे? वो सुश्रुत थे, राजवैद्य सुश्रुत। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 34 की ओर। 34 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्रों से संबंध नहीं है? प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है। कौन वो आयुर्वेदाचार्य थे जिनका संबंध नहीं है प्राचीन भारत के आयुर्वेद से? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है, भास्कराचार्य। धन्वंतरी का है, वो भी बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य थे। चरक और सुश्रुत भी थे, लेकिन भास्कराचार्य का इनसे संबंध नहीं था। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य जिसे बोलते हैं उनके समय में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में धन्वंतरी हुआ करते थे, वे आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। चरक और सुश्रुत भी आयुर्वेदाचार्य के विख्यात प्रकांड पंडित थे। चरक कनिष्क के समय में हुआ करते थे। चरक थे जो कनिष्क का राजवैद्य हुआ करते थे और इन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। जबकि भास्कराचार्य एक प्रख्यात खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे। भास्कराचार्य कौन थे? खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे। इन्होंने जो रचना की थी सिद्धांत शिरोमणि, भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि नामक पुस्तक की रचना की है और लीलावती नामक ग्रंथों की रचना की है। लीलावती जो ग्रंथ है वो गणित से संबंधित है। लीलावती और खगोल विज्ञान के प्रकांड पंडित थे भास्कराचार्य। और सुश्रुत किसके समय में थे? तो गुप्त वंश के समय में सुश्रुत थे। धन्वंतरी जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में थे। चरक जो थे राजवैद्य कनिष्क के राजवैद्य हुआ करते थे, कनिष्क के यानी शासन काल में हुआ करते थे। और सुश्रुत गुप्त वंश के। तो भास्कराचार्य एक प्रकांड पंडित थे किसका? तो खगोल विज्ञान एवं गणित का। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 35 की ओर। 4 कथन दिए हुए हैं 35 में, देख लीजिए कौन कौन कथन सही है। प्राचीन कालीन भारत में हुए वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये हमसे प्रश्न पूछा है। तो कथन 1 में कहा जा रहा है कि प्रथम सदी में ईस्वी में, थोड़ा और छोटा कर ले, प्रथम सदी की ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल औजारों का उपयोग आम था। ये कथन सही है कि प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल औजारों का उपयोग आम था, तो ये सही है। तीसरी शती ईस्वी में के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो गया था, तो ये गलत है, नहीं हुआ था। तीसरी शताब्दी के अंत में प्रत्यारोपण नहीं हुआ करता था। और 5वीं सदी ईस्वी में कौन के जया सिद्धांत का ज्ञात हुआ था, ये सही है, कोसाइन हम लोग जो कहते हैं। और 7वीं सदी की ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज की सिद्धांत का ज्ञात हुआ था, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार 1, 3, 4 मेरा सही है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी में सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 36 की ओर। 36 में कहा रहा है, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? फलित ज्योतिष से संबंधित था, वो कौन 9 रत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय का? चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में वो कौन थे? फलित ज्योतिष के प्रकांड पंडित थे जिन्हें जाना जाता है। तो 4 ऑप्शन है इसमें से ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। छपनक थे जो फलित ज्योतिष थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर हुआ। छपनक जो थे किस चंद्रगुप्त के समय में नवरत्न थे, ये हमसे ये भी प्रश्न पूछता है। तो नवरत्न जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में नवरत्न हुआ करते थे, अब विक्रमादित्य के समय में। और नवरत्न का काल था विक्रमादित्य के समय में, और छपनक ही वो हुआ करते थे। और नवरत्नों में एक महाकवि कौन थे? महाकवि कालिदास भी हुआ करते थे नवरत्नों में से। और छपनक रत्न फलित ज्योतिष के प्रकांड पंडित हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 37 की ओर। कालिदास किसके शासनकाल में थे? तो कालिदास अभी जस्ट हमने बता दिया, कालिदास किसके शासनकाल में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कालिदास थे। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 38 की ओर। 38 में कहा रहा है, इनमें से किसने पहली बार व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? क्या बोल रहा है कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होगा। पृथ्वी अपने धुरी पर घूमता है, किन्होंने सबसे पहली बार बताया था? 4 ऑप्शन है इसमें, 5 ऑप्शन है इसमें से। ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट ने बताया था पहली बार कि ये आर्यभट्ट कौन थे? गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। इनकी
प्रमुख कृति है आर्यभट्टियम, जो गणित के विधि नियमों को प्रतिपादन करता है। उन्होंने सर्वप्रथम यह खोज किया था कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर परिभ्रमण करती है, इस कारण से सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 39 की ओर। 39 में कहा जा रहा है, अधोलिखित में से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा था? देखिए, स्वर्ण मुद्रा कौन था? तो स्वर्ण मुद्रा दिनार हुआ करता था। ऑप्शन नंबर डी बी मेरा सही आंसर होगा। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा दिनार हुआ करता था, और चांदी की मुद्रा को क्या कहते थे? उसे रुपयक कहते थे, जो रूचा हम नाम रखा है रुपयक। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। इसमें आपको कंफ्यूजन होगा, स्वर्ण मुद्रा पूछेगा तो आप उसमें ऑप्शन में यदि रुपयक भी दिया हुआ होगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए मैंने उसे रुचा यानी चांदी, दिनार यानी स्वर्ण मुद्रा। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 40 की ओर। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था दिनार कहा जाता था, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को दिनार। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 41 में गुप्तकालीन रजत मुद्रा का को नाम दिया गया था। अब ये प्रश्न बहुत अच्छा है, रजत मुद्रा को क्या नाम दिया था? रजत मीन्स चांदी, दिनार दिया गया था? नहीं, दिनार सोने का सिक्का को कहा गया, और रुपयक था यानी चांदी के सिक्का को रजत का नाम क्या था गुप्त काल में? रुपयक था, रजत। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट 42 में निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? कौन गुप्त शासक थे जो सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? तो ऑप्शन नंबर सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त प्रथम वो शासक थे जो सिक्के जारी किए थे सबसे पहली बार। सिक्के जारी करने वाला कौन शासक था? चंद्रगुप्त प्रथम थे। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे, तो स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोला करते थे गुप्त काल में? तो गुप्त काल में स्त्री और शूद्र थे जो प्राकृतिक भाषा बोला करते थे गुप्त काल में, और जबकि उच्च कोटि के लोग संस्कृत भाषा बोला करते थे गुप्त काल में स्त्री और शूद्र प्राकृतिक भाषा। ऑप्शन नंबर बी। और उच्च कोटि के लोग हुआ करते थे जो संस्कृत भाषा बोला करते थे। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 44 की ओर। 44 में कहा जा रहा है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो कौन अभिलेख है? 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर हो। एरन अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है। 510 ईस्वी में एरन अभिलेख लिखा गया था, और जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है। सती प्रथा का एरन अभिलेख। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 45 की ओर। गुप्त संवंत की स्थापना किसने की थी? गुप्त संवंत की स्थापना करने वाला शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त संवंत की स्थापना 319 ईस्वी में इन्होंने गुप्त संवंत की स्थापना की थी, तो चंद्रगुप्त प्रथम था। ऐसे चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, परंतु गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त है गुप्त वंश का संस्थापक। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है, चंद्रगुप्त ने गुप्त संवंत की स्टार्ट की थी। नेक्स्ट प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न नंबर 46 में मैचिंग करना है, तो चलिए मैचिंग करते हैं। थोड़ा बड़ा प्रश्न है, इसे मैं एक तरफ सम्राट है एक तरफ विरुद्ध है, तो इसे मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, देख लिया जाए। अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त, इनकी उपाधियां क्या क्या है? तो अशोक को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? प्रियदर्शी के नाम से जानते हैं अशोक को। और समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं? मान लिया समुद्रगुप्त के बारे में नहीं है याद, तो आप इससे भी पकड़ सकते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को हम लोग विक्रमादित्य कहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य। देखिए ए का दो किसमें है? मात्र एक में ही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। लेकिन मुझे सब पढ़ना है। अशोक प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है, और समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? क्रमांक के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है, और स्कंदगुप्त को क्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार 2 1 4 3 मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 47 की ओर। 47 में नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? जब नगरों का क्रमिक पतन हुआ था, किस काल की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी? तो गुप्त काल के समय में नगरों का क्रमिक पतन हुआ था। गुप्त काल में नगर को समाप्त कर दिया गया था, और अधिकतर व्यवस्था ग्रामीण व्यवस्था था गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 48 की ओर। 48 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस शासक ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? तो किस वंश के समय में ऐसा हुआ था जो मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे
ज्यादा ये दान में अनुदान में दिए थे? तो ऑप्शन नंबर ए, गुप्त वंश के समय में यह प्रारंभ हुआ था, मंत्री एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया करते थे। तो मंदिर के लिए गांव के गांव अनुदान में दे दिया गया, और ब्राह्मणों को कुछ भी अनुदान दिया जाता था तो वो एक गांव दे दिया जाता था, भिक्षा के रूप में गांव दे दिया जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 49 में कहा जा रहा है, प्राचीन भारत में किस वंश का शासन स्वर्ण युग कहा जाता है? तो स्वर्ण युग किस वंश को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, गुप्त वंश को स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में क्लासिक युग के भी कहा जाता है, इस काल को क्लासिक युग भी कहा जाता है, गुप्त काल को क्लासिक युग भी कहा जाता है, भारत का पेरिक्लिन युग भी कहते हैं, और अपनी जिन विशेषताओं के कारण गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, महान सम्राट के काल, सम्राटों का काल है, श्रेष्ठ शासन, आर्थिक समृद्धि या आर्थिक सहिष्णुता का काल, भारतीय संस्कृति के प्रचार का काल, साहित्य विज्ञान एवं कला के उत्कर्ष का काल का माना जाता है गुप्त काल को, इसलिए भारत का गुप्त शासन काल को स्वर्ण युग कहा गया है। ऑप्शन नंबर 49 का सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न का 50 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस काल में स्त्रियों की पुरुष से बराबरी थी? किस काल में स्त्रियों की पुरुष से बराबरी थी? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। इनमें से किसी काल में स्त्रियों का पुरुष की बराबरी नहीं थी, ना ही गुप्त काल में, ना ही मौर्य काल में, ना ही चोल काल में। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। ऋग वैदिक काल में स्त्रियों की पुरुषों की बराबर स्त्रियों पुरुषों की बराबरी किस काल में थी? तो ऋग्वैदिक काल में थी, ना तो गुप्त काल में, ना ही मौर्य काल में, ना ही चोल काल में। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 51 में, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर 1/6 थी, उपज का 6वां भाग था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, 52 में धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 थी। नेक्स्ट प्रश्न, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। प्रश्न नंबर 53 में, नेक्स्ट प्रश्न में, हिंदू विधि द्वारा मान्यता कर कितना था? हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? तो उपज का 1/6 भाग था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा 53 का। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 54 में कहा जा रहा है, किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? वो प्रश्न पूछे हमसे, अपरहत अपरहत कहा जाता था किस प्रकार की भूमि को? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। बिना जोती हुई जंगली भूमि, बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत कहते थे, अपरहत है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। अपरहत मतलब बिना जोती हुई जंगली भूमि। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 55, गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती है गुप्त साम्राज्य में। तो इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों को कर रहित कृषि भूमि प्रदान अनुदान में दिया जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी कहा जाता है। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। इसी को अग्रहार कहते थे, जब अनुदान मिलता था ब्राह्मण को, इसे अग्रहार कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 56, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे? तो प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? तो हिरण्य कहते थे। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। प्राचीन काल में, सॉरी, हिरण्य मौर्य काल में कहा जाता था, सॉरी, प्राचीन काल में जो सिंचाई का काल था, उस समय विद्यक भागम कहते थे। सिंचाई का जो सिंचाई पर जो कर मिला करता था प्राचीन काल में, उसे विद्यक भागम कहा जाता था, विद्यक भागम या उद्दक भाग, विद्यक भाग अथवा उद्दक भाग कहा जाता था सिंचाई के कर को प्राचीन काल में। और हिरण्य जो हुआ करता था, वो मौर्य काल में सिंचाई के लिए जो कर दिया करता था, उसे हिरण्य कहा जाता था। और गुप्त काल में जो सिंचाई का कर लिया जाता था, उसे उद्रंग कहते थे। उद्रंग गुप्त काल में कहा जाता था। ठीक है, उद्रंग किस काल में कहा जाता था? तो गुप्त काल में उद्रंग कहा जाता था। और जबकि प्राचीन भारतीय इतिहास में जो राजवंशियों का युग था, उस युगीन संस्कृति में भूमि पर जो अस्थाई कर लिया जाता था और अस्थाई कर लिया जाता था किसानों से, उसे ऊपर निका कहते थे। उसे क्या कहते थे? ऊपर निका कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। प्राचीन काल में सिंचाई का कर को विद्यक भागम कहा जाता था। विद्यक भागम, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 57, तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। किस लिए वारंगल प्रसिद्ध था? तीसरी शताब्दी में वारंगल किस लिए प्रसिद्ध था?
तो 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। वरंगल जो था तीसरी शताब्दी में लोहे के यंत्रों के या उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 58 में कहा जा रहा है कि तोरमान किस जाति दल का था? तोरमान किस जाति दल का था? किस जातीय दल का तोरमान था? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। हून जाति दल का था। हून वंश का राजा था तोरमान। जो दूसरी आक्रमण जो भारत पर हुआ था हुनों का, वह तोरमान था और उस समय चंद्रगुप्त द्वितीय ने तोरमान को बुरी तरह हराया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 59 में निम्नलिखित में से किसने हून शासक मिहिर गुप्त को, सॉरी, हुनों का जो आक्रमण किया था चंद्रगुप्त नहीं, स्कंदगुप्त के समय में हुआ था हुनों का आक्रमण, और दूसरी आक्रमण जो हुआ था हुन का, वो स्कंदगुप्त के समय में वो उन्होंने काफी बुरी तरह से परास्त किया था तोरमान को। एरन अभिलेख से यह प्राप्त होता है तोरमान के बारे में। तो ऑप्शन नंबर वो उसका क्या होगा? बी था। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसने हून शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? तो हून शासक मिहिर कुल को पराजित करने वाला शासक कौन था? मिहिर कुल, उसको कौन पराजित किया था? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। यशोधर्मन ने हून शासक को हराया था। मिहिर कुल नामक हून शासक को हराया था किसने? यशोधर्मन ने। चीनी यात्री हेनसांग तथा मंदसौर लेख के साक्ष्य से ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम गुप्त नरेश बालादित्य, तत्पश्चात मालवा नरेश यशोधर्मन द्वारा मिहिर कुल को बुरी तरह पराजित किया गया था। मिहिर कुल, यशोधर्मन से पहले गुप्त नरेश कौन थे? बालादित्य थे। उन्होंने मिहिर कुल को हराया था। उसके बाद यशोधर्मन ने भी मिहिर कुल को बुरी तरह से परास्त किया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर 60 की ओर। 60 में कहा जाता है तीर्थ यात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया, कौन था तीर्थ यात्री 6ठी शताब्दी में भारत का दर्शन किया था? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। सुंग युंग चीनी यात्री था। सुंग युंग 518 ईस्वी में, कब? 518 ईस्वी में आया था सुंग युंग, और भारत आया। उसने 3 वर्ष की यात्रा बौद्ध धर्म की प्रतियां एवं एकत्रित की थी। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 61 की ओर। 61 में कहा जा रहा है चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत की यात्रा की थी। अभी जस्ट हमने बताया सुंग युंग भारत की यात्रा कब की थी, तो इसमें ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 518 में वो आए थे, 3 वर्ष तक रहे थे। तो 518 चीनी यात्री सुंग युंग 518 में भारत आया, तो इसमें से ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसका ऑप्शन हम ऑप्शन नंबर ए दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 62 में कहा जा रहा है विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस के विषय वस्तु हैं। विशाख दत्त के जो मुद्रा राक्षस है, वो उसका विषय वस्तु क्या है? तो उसका विषय वस्तु प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के लिए है, बारे में है नहीं। उनका जो है एक एक ऑप्शन बी में कह रहा है एक आर्य राजकुमारी कुमार और एक कबीली महिला की प्रेम कथा के बारे में है, ये भी गलत। 2 आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथन के बारे में, ये भी गलत। जो विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस नामक विषय है, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबारी दूरभी संधियों के बारे में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 63 में कहा जा रहा है निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। एक कथन है गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। क्या यह सही है? तो बिल्कुल सही है। और उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था। तो इनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत हुआ करता था, ये गलत है। उन्होंने भूमिदान की परंपरा विस्तारित की थी, तो ये सही है ऑप्शन नंबर। इस प्रकार 1 और 3 सही है और सी ऑप्शन नंबर सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 64 में। 64 में कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्बुद्ध हुआ था। शतरंज का खेल किसके समय में, कहाँ हुआ था? तो भारत में हुआ था। शतरंज का खेल की शुरुआत भारत में। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। वो भी गुप्त काल में हुआ था शतरंज का खेल। गुप्त काल में शतरंज के खेल को क्या बोलते हैं? चतुरंग बोला जाता था। गुप्त काल में शतरंज के खेल को चतुरंग बोला करते थे। और नेक्स्ट प्रश्न 65 में शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था। तो मृच्छकटिकम का विषय क्या था? तो मृच्छकटिकम का विषय था ऑप्शन नंबर ए एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा थी। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। शूद्रक द्वारा जो मृच्छकटिकम था उसमें। नेक्स्ट प्रश्न 66 में कहा प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है?
सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो सांख्य दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान कपिल मुनि का है। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न नंबर 64 में कपिल मुनि द्वारा 67 में है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली था है वो कौन है? कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन को प्रचलित किए थे। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 68 में सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया था किन्होंने? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। कपिल मुनि द्वारा सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 69 में कहा जा रहा है भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन 1 में है सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता था। तो ये गलत है। सॉरी, ये गलत है। सांख्य दर्शन था जो पुनर्जन्म एवं आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार किया करते थे। ये होना चाहिए। सांख्य की मान्यता है कि आत्मा ज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई ब्रह्मा प्रभाव अथवा कारक। तो ये सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। केवल 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 70 यानी 70 की ओर। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योग दर्शन के प्रतिपादक महर्षि पतंजलि थे। महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 71। योग के आविष्कार कौन थे? तो योग के आविष्कारक थे महर्षि पतंजलि। 72 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन में कहा में कौन सा अष्टांग योग का अंश नहीं है? अष्टांग योग का अंश नहीं है, कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। अनुस्मृति है जो अष्टांग योग का अर्थ नहीं है। अष्टांग योग का अर्थ नहीं है अनुस्मृति। तो आपको यदि अष्टांग योग का अर्थ बताएं कौन कौन है अष्टांग योग? यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है और समाधि का वर्णन अष्टांग योग में कहा गया है, लेकिन अनुस्मृति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 73 में कहा महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। किसके समय में पतंजलि थे वो हमसे पूछा जा रहा है। तो पतंजलि थे पुष्यमित्र शुंग के समय में पतंजलि हुआ करते थे। शासक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, नव न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? नव न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, गंगेश। नव न्याय संप्रदाय के संस्थापक थे गंगेश। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 75 की ओर। 75 में कहा जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण लेना ही पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता, इसलिए पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्त किसकी है? यह उक्ति किसकी है जो ऐसा उन्होंने कहा था? तो ऑप्शन नंबर ये किस दर्शन में ये उक्ति मिलती है ये भी हम कह सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, चवार्कों ने, चवार्क दर्शन ने यह सूत्र दिया था कि याव जीवते सुखम जीवते जीवेत, याव जीवेत सुखम जीवेत, रीनम कृत्या घृतम पिबेत और भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कृत्य। मतलब हुआ कि जब तक जीवित रहें सुख से जीवित रहे, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना क्यों ना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। ये जो वचन है चवार्कों ने चवार्क दर्शन में दिए थे। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 67 की ओर। 76 की ओर। 76 में कहा जा रहा है केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? तो प्रत्यक्ष की प्रमाण को स्वीकार करने वाला कौन है? चवार्क लोग हैं। चवार्क दर्शन में ये माना गया है प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 77, अधोलिखित में से कौन सा एक चवार्क के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? चवार्क के अनुसार सर्वोच्च मूल्य कौन सा है? तो चवार्क के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण मूल्य है भक्ति। भक्ति चवार्क के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है, परम पुरुषार्थ है। चवार्क के चारों पुरुषार्थों में सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ माना जाता है काम का पुरुषार्थ। काम पुरुषार्थ होता है चवार्क का चारों पुरुषार्थ में। तो इसमें से सर्वोच्च मूल्य किसका हुआ? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, सॉरी हमने गलत बताया, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, काम का पुरुषार्थ। ई है, सी नहीं है। फिर से इसको पढ़ते हैं, अधोलिखित में कौन एक चवार्क के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? तो ऑप्शन नंबर सी, काम का पुरस्कार है, पुरुषार्थ है जो
चारों पुरुषार्थों में सबसे महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है चबार कर्म से। ऑप्शन नंबर सी में सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 78, न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम थे। ऑप्शन नंबर बी में सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछते हैं, न्याय का कौन थे? गौतम। ऑप्शन नंबर 79, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? गौतम है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 80 में न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन होते हैं? तो महर्षि गौतम। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 81 में न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि गौतम। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। और उसके बाद चारों ऑप्शन देख लें। न्याय दर्शन के प्रतिपादक यदि देखें तो महर्षि गौतम है, और कपिल मुनि सांख्य दर्शन के, कन्नाद कन्नाद है वैशेषिक दर्शन, और जैमिनी जैमिनी मीमांसा दर्शन। नेक्स्ट प्रश्न, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर 82 में मीमांसा के प्रणेता कौन थे? तो अभी हमने बताया ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, जैमिनी। मीमांसा के प्रतिपादक थे जैमिनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर 83, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से, या वैशेषिक से? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, मीमांसा से कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादित हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न 84 में किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? वेद ही शाश्वत सत्य है, किस दर्शन ने यह अपना मत दिया है? तो वो मीमांसा दर्शन ने यह मत दिया है कि वेद ही शाश्वत सत्य है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, और मीमांसा के लेखक जैमिनी है। 85 में अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है। अपूर्व का सिद्धांत किससे संबंधित है? अपूर्व का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, मीमांसा दर्शन से संबंधित है अपूर्व का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। प्रश्न नंबर 86 में देखते हैं, निम्नलिखित युग में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है, कौन सा युग भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, लोकायत और कपालिक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है। भारतीय षड दर्शन का भाग है मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग। भारतीय षड दर्शन का प्रणेता माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर, इनके प्रणेता कौन कौन है? कपिल है, पतंजलि है, गौतम है, कन्नद है, जैमिनी है और बद्रायन है। तो षड दर्शन का भाग ये मीमांसा, वेद, न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग। तो ऑप्शन नंबर सी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 87, अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? अद्वैत दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं, शंकराचार्य। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर 88 की ओर। 88 में कहा जा रहा है, अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? ये कहा गया था, किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? कौन सा प्रक्रिया से आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं? अद्वैतवाद में शंकराचार्य ने दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान के द्वारा आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 89 की ओर। 89 में कहा जा, निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? तो वेदांत दर्शन का संबंध किसके साथ नहीं है? 100 प्रश्न पूछ रहा है। वेदांत दर्शन का संबंध अभिनव गुप्त का नहीं है, बाकी रामानुज, माधव और शंकराचार्य का है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 90 की ओर। ये मैच करना है, मैचिंग है, थोड़ा सा लंबा बड़ा प्रश्न है। संवत्सर है और किस समय के से गणना हुआ है बोल पूछा गया है। तो देखिए, चारों में कब सोच रहा हूँ चारों ऑप्शन दिखा दूं। विक्रम संवत सर, विक्रम संवत कब आया था? तो विक्रम संवत के बारे में आप जानते हैं 58 ईस्वी में विक्रम संवत। शक संवत 78 ईस्वी में। ऑप्शन मिला लीजिए, ए का 4 और बी का 3। ए का 4, बी का 3 किस में है? ए का 4 और बी का 3। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। फिर गुप्त संवत 319 ईस्वी में होता है, लेकिन 320 भी चलेगा गुप्त संवत। और कलिश संवंतर ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा 3102 ईसा पूर्व में। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 91 की ओर। यह भी थोड़ा बड़ा प्रश्न है। 91 में निम्नलिखित कथनों के पर विचार किया तथा नीचे दिए गए कुट में सही उत्तर दीजिए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कथन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सही है कौन गलत है इसके बारे में पूछा है। तो चारों ऑप्शन कथन को देखते हैं। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ है, तो बिल्कुल सही है, एक बार विक्रम संवत सही है। शक संवत 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, तो ये भी सही है। गुप्त काल सन 319 में प्रारंभ हुआ, तो ये भी सही है। माना जाता है ऐसे गुप्त काल को 319 से वास्तविक रूप से, लेकिन ऐसे 275 ईस्वी से गुप्त काल के सर्वमान्य होना चाहिए, लेकिन इतिहासकार इसे ही मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 भी सही है।
और भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 से शुरू हुआ था, ये भी सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। 1 2 3 4 सभी के सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 92 की ओर। 92 में कहा जा रहा, पुलकेशिन द्वितीय का बदामी अभिलेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो इसमें क्या करेंगे? विक्रम संवत के बारे में आपको पता है? तो विक्रम संवत कब है? 78 ईस्वी में, 58 ईस्वी में विक्रम संवत है। तो इसमें यदि आपको ये दिनांकित किस है, पुलकेशिन द्वितीय के बदामी अभिलेख में जो 465 का वर्ष 465 दिनांक है, शक वर्ष 465 दिनांकित है, और यदि उसे विक्रम संवत में दिनांकित करना है तो विक्रम संवत में दिनांकित करना है तो इसमें 465 में 58 ईस्वी को जोड़ दीजिए, प्लस में 58 ईसा पूर्व को जोड़ दीजिए, प्लस में 78 ईस्वी को जोड़ दीजिए। जो जोड़ने के बाद निकल कर आएगा वो मेरा आंसर होगा। जोड़ने पर 601 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 93 में। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है, इसका तुल्य वर्ष है। तो 556 दिया हुआ, इसका तुल्य वर्ष क्या होगा? तो इसका तुल्य वर्ष किसका? शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है, तो चालुक्य अभिलेख के अनुसार इसका तुल्य वर्ष क्या होगा? तो शक संवत का 556 है, इसके तुल्य वर्ष निकालने के लिए 556 में 78 जोड़ दीजिए, तो जोड़ने पर आएगा 634, तो इसका तुल्य वर्ष होगा 634। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 94 में है, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था। देखिए, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान क्या था? तो पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान प्रतिष्ठानपुर था। प्रतिष्ठानपुर, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। पुराणों में 3 वंश को, क्षत्रिय वंश का वर्णन किया गया है। 3 वर्ण को क्षत्रिय वंश का वर्णन किया गया है। उसमें एक है चंद्रवंश, दूसरा है सूर्यवंश और तीसरा है अग्निवंश। ये 3 वंश को क्षत्रिय वंश के नाम से जाना जाता है। और चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान त्रेता युग में था, परंतु प्रलय के पश्चात द्वापर युग में चंद्रवंशी शासक प्रतिष्ठानपुर में अपना राजधानी बनाए थे। द्वापर युग में तो चंद्रवंशी शासकों का इतिहास बहुत पुराना है। पुराणों के अनुसार 3 वंश को क्षत्रिय रूप में माना गया है, एक चंद्रवंशी शासक, एक सूर्यवंशी और एक अग्निवंशी थे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 95 की ओर। 95 में मौखरी जो शासकों की राजधानी थी, तो मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? मौखरी शासकों की राजधानी कन्नौज थी। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। मौखरी शासकों की राजधानी कन्नौज थी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। इनके प्रमुख शासक थे मौखरी वंश के हरि वर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्व वर्मा और ग्रह वर्मा। तो मौखरी शासक की राजधानी कौन थे? कन्नौज। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न 96 में कह रहा है, हर्ष के समय की सूचना किसकी पुस्तकों में निहित है? हर्ष के समय की सूचना किसकी पुस्तकों में निहित है? तो हर्ष समय, तो इनमें से कोई ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कल्हन। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कल्हन की पुस्तकों में हर्ष के समय की सूचना मिलती है। हर्ष के बारे में कल्हन की पुस्तक में मिलती है। हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखा था। कवि बाणभट्ट की जो रचना है हर्षचरित, उसमें विस्तृत रूप से मिलती है हर्ष के पुस्तकों, हर्ष के समय के बारे में। कल्हन की पुस्तकों में भी इसकी सूचना मिलती है। राजतरंगी, कल्हन की पुस्तक कौन है? राजतरंगी में भी हर्ष के समय की सूचना दी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 97। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हर्षचरित पुस्तक लेखक कौन है? बाणभट्ट। हर्षचरित पुस्तक लेखक बाणभट्ट थे। और ऑप्शन नंबर ए बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 98। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कौन थी? तो हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। ऐसे हर्ष के साम्राज्य की राजधानी पहले थानेश्वर थी, उसके बाद कन्नौज कर दिया गया था। उसके बाद कन्नौज को राजधानी बनाया गया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 99 में। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो कन्नौज में स्थानांतरित किया था। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 100 की ओर। 100 में कहा जा रहा है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था सम्राट हर्षवर्धन ने, वो कहाँ कहाँ किए थे? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। कन्नौज एवं प्रयाग में किए थे हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन, कन्नौज और प्रयाग, यानी कि आज का इलाहाबाद,
कन्नौज और प्रयाग में किए थे। नेक्स्ट प्रश्न 101 की ओर, उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजित किया था। उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान है? तो वो ऑप्शन नंबर बी, प्रयाग में। प्रयाग में बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किए थे हर्षवर्धन ने। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 102 में कहा जा रहा है कि नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका था। तो नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन के जो अग्रगमन हो रहा था दक्षिणावर्ती भारत में, उसने पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं 103 की ओर। 103 में कहा, निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को पराजित करने वाला शासक था कौन था? ऑप्शन नंबर डी, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय है जो हर्षवर्धन को पराजित करने वाला प्रथम शासक था। और ये कहाँ से मिलता है? एहोल प्रशस्ति अभिलेख से इसके बारे में साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 104। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की हर्ष पर विजय का वर्ष क्या था? किस वर्ष ने हर्ष ने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया था। किस वर्ष पराजित किया था? 634 ईस्वी में हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 105। कविवान निवासी था। तो कविवान कहाँ पे निवासी था? तो कविवान, चार ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, कविवान। ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से उपरोक्त में से कोई ऑप्शन में नहीं है। तो कविवान थे जो औरंगाबाद के निवासी से, जो वर्तमान बिहार के औरंगाबाद के निवासी थे कविवान। ठीक है। और कविवान की कौन गांव था? पृथ्वी कुट्टा नामक गांव में इनका जन्म हुआ था कविवान का। इनके माता का नाम राजदेवी थी और पिता चित्रभानु थे। कविवान के औरंगाबाद जिले में इनका जन्म हुआ था। औरंगाबाद पहले गया में ही हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 106। हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हेनसांग है वेनसांग, हर्षवर्धन के, सम्राट हर्ष के समय में भारत आया था वेनसांग। ठीक है, 629 ईस्वी तक भारत के लिए प्रस्थान किया था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 107 की ओर। 107 में कहा जा रहा है हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो वे कौन था? वेनसांग था। वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 108 की ओर। 108 में कहा जा रहा है भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन चांग, वेनसांग को ही कहा जाता है, ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और सांस्कृतिक का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित पर कथन सही है? कौन कथन सही है इस संदर्भ में? वो हमसे प्रश्न पूछा है। 3 कथन दिए हुए हैं, तो देखते हैं। सड़क और नदी मार्ग लूट मार से पूरी तरह सुरक्षित था। सड़क और नदी मार्ग क्या लूट मार से पूरी तरह सुरक्षित था? तो गलत है, ये नहीं। जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति का निर्दोषित अथवा दोष के निर्णय के साधन थे, ये सही है। व्यापारियों को नौ घाटों और नौकों का शुल्क देना पड़ता था, तो 2 और 3 सही है। इस प्रकार ऑप्शन बी मेरा सही आंसर होगा, केवल 2 और 3 सही होगा। हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? तो दूत के रूप में कौन चीनी शासक था जो हर्ष को ये ह्वेनसांग को हर्षवर्धन के दरबार में भेजा था? वो कौन सा चीनी शासक था? तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। वो चीनी शासक कौन था? तान वंशी शासक था, ताइशुंग। वो चीनी शासक ताइशुंग के समकालीन तान वंशी शासक था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 110 में। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? मथुरा था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। सूती कपड़ा के उत्पादन के लिए मथुरा प्रसिद्ध था ह्वेनसांग के समय में, हर्षवर्धन के समय में। और वाराणसी जो था रेशमी वस्त्र के लिए प्रमुख प्रसिद्ध शहर था। रेशमी वस्त्र के लिए कौन थे? वाराणसी। सूती वस्त्र के लिए मथुरा। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 111 की ओर। 111 में कहा जा रहा है कौसे शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कौसे शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया है? प्राचीन भारत में कौसे शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया गया है। रेशम के लिए गुप्त काल में कौसे शब्द का प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 112 में। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था?
तो ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो वो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नालंदा विश्वविद्यालय में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अध्ययन किया था। जब वो अध्ययन करने भारत आया था, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य थे सीलभद्र थे। कौन थे? सीलभद्र। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं 113 की ओर। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है। क्यों ह्वेनसांग को याद किया जाता है? तो उनकी यात्रा वृत्तांत CUQ की रचना के लेकर के ह्वेनसांग को याद किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 114 की ओर। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की रचना की थी, भीनमाल की रचना करने वाला कौन चीनी यात्री है? तो वे हैं ऑप्शन नंबर सी ह्वेनसांग। चीनी यात्री हैं भीनमाल की यात्रा करने वाला। इन्हें चीनी यात्री को राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार या सुकुमार सेन भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 115 की ओर। CUQ नामक यात्रा वृत्तांत निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? तो ह्वेनसांग से जुड़ा हुआ है CUQ। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 116। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण लगभग किया था। तो चीनी यात्री इत्सिंग है जो बिहार का भ्रमण कब किया था? तो इनमें से कोई नहीं होगा ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं। बिहार का भ्रमण लगभग 671 से 672 ईस्वी के आसपास चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 113 की 16 की 17 की ओर। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो चीनी लेखक हैं जो भारत का उल्लेख इन तू के नाम से करते हैं। इन तू। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 118 की ओर। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण मुसलमानों के आक्रमण से संबंधित था। मुसलमान विनाश का कारण हुआ किए और उस समय तुर्क मुसलमान आक्रमणकारियों ने 1193 में बख्तियार खिलजी के अधीन नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। और नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 119 की ओर। भारत में सबसे प्राचीन बिहार है, तो भारत में सबसे प्राचीन बिहार कौन सा है? वो हमसे प्रश्न पूछा है। तो भारत में सबसे प्राचीन बिहार नालंदा बिहार है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। 120 में नालंदा कहाँ पर स्थित है? तो नालंदा कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में, आंध्रा में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में। तो ऑप्शन नंबर बी बिहार में स्थित नालंदा। नेक्स्ट प्रश्न 121 में। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। गुप्तोत्तर, गुप्त काल में नहीं, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था? कन्नौज था। ऑप्शन नंबर बी ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं 122 की ओर। 22 में कहा जा रहा है, कथन दिया हुआ है और कारण दिए हुए हैं, इसमें कौन सही है कौन गलत है या उसके स्पष्टीकरण करता है या नहीं करता है, यह पूछा है। सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। सामंतवाद का प्रारंभ उसी समय में हुआ था, सही है, कथन सही है। उसके बाद कारण क्या है? इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया था, कारण भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है और कथन का व्याख्या करता है कारण और ए की सही व्याख्या करता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 123 में कहा जा रहा है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है? 3 कथन है, बताना है। एक पहला है, अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय स्थानीय राजनीतिक सत्ता है। तो ये सही है, तो ये गलत है। भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संबंध का उदय हुआ, ये सही है। संबंध का उदय हुआ, ये सही है। संरचना का उदय हुआ। भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय हुआ, ये सही है। सामंत या तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनाना था, ये भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। केवल 2 और 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 124 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महाबौद्ध परिषद में भाग लिया था। फाहियान में जो कनिष्क ने किया था उस समय फाहियान ने भाग लिए थे, क्या सही है? तो नहीं, उस समय भाग नहीं लिया था, ये गलत है। उसके बाद चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग हर्ष के से मिले और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया, ये भी गलत है। जबकि हर्षवर्धन थे जो बौद्ध धर्म का विरोधी नहीं थे, वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 125 की ओर। 125 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? तो कौन कथन सही नहीं है? तो उन्होंने भारत की विभिन्न
क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित की थी, सही है। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई, ये भी सही है। उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया था, तो प्रयाग को तीर्थराज दिया था, ये गलत है। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया था, डी भी सही है। तो हमसे पूछा कि कौन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 126 में, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी, केरल में उनका जन्म हुआ था आदि शंकर का। 127 में, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? उन्होंने 4 मठ स्थित किए थे, तो वो कहाँ है? आदि शंकराचार्य ने जो 4 मठ दिए थे, देखिए इस पर आप देख सकते हैं। एक है द्वारका मठ, दक्षिण में क्या आएगा? द्वारका मठ। द्वारका मठ ये हो गया दक्षिण में द्वारका मठ, एक नंबर हम दे देते हैं, दक्षिण में द्वारका मठ, ठीक है, यहाँ पर एक नंबर। उसके बाद जो गुजरात में पड़ता है, पश्चिम में कौन सा मठ है? तो पूरी मठ, पश्चिम में पूरी, पूरी मठ पश्चिम में, जो उड़ीसा में पड़ता है। और पूरब में नहीं, सॉरी, पूरब में कौन सा मठ है? गलत हो गया यहाँ पर, देखिए गलत है। पश्चिम में द्वारका, ये द्वारका मठ कहाँ है? पश्चिम में। द्वारका मठ पश्चिम में, गुजरात में हो गया। पूरब में कौन है? पूरी, पूरी मठ हो गया पूरब में, जो उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। उत्तर में, उत्तर में हो गया ज्योतिष मठ या ज्योतिर्लिंग, ज्योतिष मठ उत्तर में हो गया, ज्योतिष मठ हो गया उत्तर में। और दक्षिण में जो है, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, श्रृंगेरी मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ कर्नाटक में पड़ता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही, डी नहीं, ऑप्शन नंबर जोशी, जोटी मठ, द्वारका मठ, पुरी मठ और श्रृंगेरी मठ, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 128 में, निम्नांकित में से कौन सा 4 धाम में सम्मिलित नहीं है? 4 धाम में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इस ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। मानसरोवर है जो 4 धाम में सम्मिलित नहीं है, मानसरोवर 4 धाम में सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। 4 धाम में है पूरी, द्वारका और रामेश्वरम, बद्रीनाथ, ये 4 धाम में आते हैं। जबकि छोटा 4 धाम में आते हैं, उत्तराखंड में स्थित है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, छोटा 4 धाम में आते हैं। और शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ने स्थापित किए थे 4 मठ, उत्तर में केदारनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पूरी और पश्चिम में द्वारका। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 129, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? रवि कीर्ति, रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के समय थे, ये सुमेलित है। भवभूति कन्नौज यशोवर्धन के समय थे, ये भी सही है। हरिसेन हर्षवर्धन, गलत है, हरिसेन समुद्रगुप्त के समय थे। दंडी नरसिंहवर्मन, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, क्योंकि यही जोड़ा गलत है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 130 की ओर। 130 में कहा जा रहा है, सूची को मिलान कीजिए। देखिए ये लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का दोस्तों। यदि आप लोग को इससे कुछ भी सीखने के लिए मिला हो, आपको समझ में आ रहा हो, पढ़ने में मजा आ रहा हो, तो इसे लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए इसे देखता हूँ। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो किसके समय था? अलाउद्दीन खिलजी के समय में अमीर खुसरो, ठीक है। कालिदास, कालिदास किसके समय में था? तो कालिदास नवरत्नों में से थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में नवरत्न थे। हरिसेन, हरिसेन समुद्रगुप्त के समय में, और हर्षवर्धन वान भट्ट के समय में। इस प्रकार 4-1, 4-1, 2-3 मेरा आंसर होगा। देख लेते हैं 4-1-2-3 किस में है? 4-1-2-3, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है, 4-1-2-3। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 131 में, ये अंतिम प्रश्न होगा इस वीडियो का। 131 अंतिम प्रश्न होगा, सही जोड़े का मिलान कीजिए। भोज, भोज कहाँ के राजा थे? तो उनकी राजधानी थी थार। दुर्गावती, दुर्गावती कहाँ की थी? तो गोंडवाना की थी दुर्गावती। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त कहाँ के थे? विदिशा के थे समुद्रगुप्त। अशोक कहाँ के थे? उज्जैन के थे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर किस में आता है? ऑप्शन नंबर डी में आता है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, 3-4-2-1, ठीक है। भोज धार के, दुर्गावती गोंडवाना के, समुद्रगुप्त विदिशा के, अशोक उज्जैन के। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करने का इजाजत लेता हूँ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए
इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।